हेलो स्टूडेंट्स, रक्षाबंधन को आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इस पर्व का अच्छे तरीके से आनंद ले रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम तुरंत इस पर्व के बाद है, तो पर्व के साथ साथ आपको अपने टारगेट को नहीं भूलना है। इसके मद्देनज़र जो आपका टेस्ट होने वाला है जिसमें MCQ क्वेश्चंस आएंगे, वैसे हमने MCQ की एक लिस्ट आपके पास ऑलरेडी भेज दी थी। फिर भी कुछ लोगों ने ऐसा कहा सर तब भी कुछ क्वेश्चन दे दीजिए जिससे गेस लग जाए। जैसे हमारे शाश्वत जी हैं, आकाश जी हैं, इन लोगों ने कहा भी था। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बट नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट। ये ध्यान देना, केवल यही इम्पॉर्टेंट नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग तैयारी करते रहना है। फिर भी हमने प्रयास ये किया है, एक लिंक जो भेजे थे हमें पता भी नहीं है कि उसमें कौन सा क्वेश्चन आपके पास भेजे थे, हमारे में डिलीट हो गया है। तो ये NCERT एग्जाम्पलर के हम MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और विथ डिटेल की जो उसका ऑप्शन सही है वो क्यों है। एग्जाम्पलर की एक खासियत, अगर इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, उसमें का एक्सप्लेनेशन जो है और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उससे। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट चैप्टर या कल एग्जाम के दृष्टि से जो मॉडिफाइड सिलेबस उसके अकॉर्डिंग दूसरा चैप्टर। एमंग द टर्म्स आपको जानना है लिस्टेड बिलो दैट ऑफ आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स फॉर द फ्लोरल वर्ल्ड। इसके लिए आपको बताना है, ज़रा किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट को देखें, इसमें जो फ्लावर होता है वो 4 वर्ल से बना होता है। 4 वर्ल होते हैं, बाहर से अंदर की ओर क्रम से देखें तो ये हैं एंड्रूसियम, इसमें लिखा गया है कार्पेल, करोला, सेपल। लेकिन आप जानते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ चलें तो जो इसमें टर्म आते हैं उसमें आप पहले से कहें कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम। ये सीक्वेंस आप ऑलरेडी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, इसमें से ये सीक्वेंस दिया गया है एंड्रूसियम, कार्पेल, करोला एंड सेपल। तो दिमाग लगा के बताइए, यहाँ पर जिस क्वेश्चन में भी करेक्ट और इनकरेक्ट लिखा जाता है उसको आपको देखना है। करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट, तो लिखा गया है टेक्निकली करेक्ट नेम्स, कहीं कहीं इनकरेक्ट रहता है, उस पर ध्यान नहीं दे, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब इसमें देखिए एंड्रूसियम है, कार्पेल है, करोला है, सेपल है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है कार्पेल दिया गया है और सेपल दिया गया, ये यूनिट का नाम है, वर्ल का नाम नहीं। जो आउटर वर्ल है उसे हम कैलिक्स कहते हैं, लेकिन इसकी एक यूनिट को सेपल कहते हैं। तो यहाँ सेपल लिख दिया गया है। सेपल एक पार्ट बताता है, जबकि सेपल का ग्रुप कैलिक्स होता है, ये वर्ल का नाम है। ऐसे सेकंड जो वर्ल है वो करोला है, उसके एक यूनिट को पेटल कहते हैं। ऐसे थर्ड में यूनिट सेपल है और पूरे ग्रुप का वर्ल का नाम जो है वो एंड्रूसियम है। तो यहाँ पर ये दूसरा कार्पेल जो लिखा गया है और चौथा सेपल जो लिखा गया है, ये दोनों गलत है। यानी आपका ऑप्शन अगर आंसर देखें तो C आपका सही हो गया। करेक्ट आंसर क्यों हुआ ये हमने बताने का प्रयास किया। अब ऐसे ही आते हैं सेकंड क्वेश्चन, एम्ब्रियोसाइक इज टू ओव्यूल एज इज टू एन एंथर। अब आपको यहाँ पर रिलेशन ये देखना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं किस बेस पर दिए गए हैं। अब एम्ब्रियोसाइक इज टू ओव्यूल, एम्ब्रियोसाइक क्या है? एम्ब्रियोसाइक का रिलेशन इसके अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसाइक है। और ऐसे ही अब आप देखिए एंथर एक पार्ट है, तो एंथर का वही रिलेशन जो रिलेशन एम्ब्रियोसाइक का ओव्यूल से है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसाइक है, तो इसका रिलेशन एंथर में ऐसा ही रिलेशन हो, एक पार्ट हो, एक उसके अंदर का पार्ट हो। तो एंथर जानते हैं स्टेमेन का 2 पार्ट है, फिलामेंट और एंथर। एंथर के अंदर होता है पालन ग्रेन। तो यहाँ पर भी आपने कह दिया C ऑप्शन, यानी आप पालन ग्रेन को बता देंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया आंसर राइट। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। इन ए टिपिकल कंप्लीट bisexual and hypogynous flower, the arrangement of floral whorl on the thalamus from the outer
टू द इनर मोस्ट। पहले क्वेश्चन की कॉपी है, थोड़ा सा घुमाने का, आपको मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया है। इन ए टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल का मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों हैं। हाइपोगाइनस वर्ड लिखने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, इसी से कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चाहे फ्लावर हाइपोगाइनस हो चाहे एपीगाइनस हो, इससे जो सीक्वेंस होता है अरेंजमेंट का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल पोजीशन में फ़र्क है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या किया जाए, अपना ज़रा दिमाग लगाइए। जो अभी नाम हमने ले लिया, कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम, ये राइट सीक्वेंस में दिया गया है। और इसके बाद देखना है, आउटर से इधर बताना था तो आंसर खैर मिल गया, यही राइट आंसर है, इसको आप जान सकते हैं। और 2-3 हैं वो गलत क्यों है, इस पर भी हम विचार कर लेते हैं। कैलिक्स आउटर मोस्ट सही है, करोला दूसरा है सही है, तीसरा जो गाइनोसियम बता दिया ये गलत हो गया, ये यहाँ नहीं आना चाहिए। इनमें रिलेशन ये था कि इसको इधर जाना चाहिए था, ये यहाँ। ऐसे ही गाइनोसियम से शुरू कर दिया, गलत हो गया। यहाँ पर एंड्रूसियम शुरू से कर दिया, ये भी मामला गड़बड़ हो गया। तो आपने कह दिया इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था ये सही हो गया, राइट सीक्वेंस। इसको हमने पहले क्वेश्चन को बताते समय भी बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज 4th क्वेश्चन। अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट बियर्स फ्लावर बट नेवर नीड्स द मोस्ट प्रोबेबल काज फॉर द, चलिए, अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट बियर्स फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूसेज फ्रूट एंड सीड, द मोस्ट प्रोबेबल काज फॉर द अबव सिचुएशन इज। ये सिचुएशन क्यों ऐसी आई है इसको आपको बताना है यहाँ पर। तो चलिए जल्दी से आपको पहले आंसर कर देते हैं। ये प्लांट इज डायोसियस एंड बियर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर, एक विकल्प दिया गया है जो कि सही है, क्यों अभी हम विचार करते हैं। प्लांट इज डायोसियस एंड बियर्स बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमिनेट, प्लांट इज मोनोसियस, प्लांट इज डायोसियस एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स। तो आपको बताना ये था फ्रूट का बनना था, तो पीछे से चलें तो प्लांट्स इज डायोसियस एंड बियर्स ओनली स्टेमिनेट फ्लावर, तो जानते हैं फ्रूट का फार्मेशन जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से होना है। डायोसियस है यानी मेल या तो उसमें होगा या तो फीमेल, यूनिसेक्सुअल को ही डायोसियस कहते हैं। तो अगर स्टेमिनेट होगा, स्टेमेन होगा, पिस्टिल नहीं होगा, तो इससे फ्रूट का फार्मेशन नहीं हो पाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं बिना समय गंवाए। 5th क्वेश्चन। The outermost and innermost wall layers of microsporangium in an anther are respectively, आपको सीक्वेंस में बताना है, जरा ध्यान दीजिए। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बताया गया था, माइक्रोस्पोरेंजियम से हमारा यहाँ पर मतलब एंथर के जो चारों लोब थे उन्हीं से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि वहाँ कौन कौन सीक्वेंस पड़े थे। तो देखिए एंडोथीसियम पहले ही गलत हो गया। आप जरा ध्यान दीजिए, हम बताए थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस, उसमें कहा था एपिडर्मिस की लेयर होती है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होती थी जिसको आपने कहा था आर्किस्पोरियल सेल, उसी के डिवीजन से 2 सेल बनी थी, पीपी सेल बनी थी, पीएस सेल बनी थी, फिर पीपी सेल से ही वाल बनी थी। और पीपी सेल से जो वाल बनी थी उसमें 4-5 सेल थिकनेस थी। अगर आपको वीडियो याद होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का तो ठीक है। तो उसमें हमने कहा था जो आउटर मोस्ट लेयर थी एपिडर्मिस तो है ही, लेकिन जो आर्किस्पोरियल से बनी पीपी सेल उसके डिवीजन से जो 4-5 सेल की लेयर बनी, उस लेयर में सबसे बाहर की ओर जो था उसे कह दिया गया टैपिटम, अंदर वाले को एंडोथीसियम और बीच को मिडिल लेयर कहे थे। चूँकि यहाँ पर एंडोथीसियम और टैपिटम की बात आई है और यहाँ पूछा गया है आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट से शुरू करता है तो ये एंडोथीसियम अंदर की है, तो मामला यहीं पर कट गया। एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस टर्म हमने अभी यूज नहीं किया तो ये भी कहानी ख़त्म हो गई। फिर एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर, तब भी बात नहीं बनती है। एपिडर्मिस एंड टैपिटम, तो अगर देखें जो वाल बनी पीपी सेल से जो अंदर की ओर बनी वो हो गई, सॉरी अंदर की तरफ जो है ये टैपिटम लेयर के बनने के नाते अब आउटर मोस्ट ये आप कह सकते हैं एपिडर्मिस एंड टैपिटम। एपिडर्मिस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी और टैपिटम जो है
बाद में बनता है। कभी कभी टैपेटम यूज कर लिया जाता है तो एंडोथीसियम मात्र रह जाता है। तो अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर 6। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। अब आप ध्यान दीजिए, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई थी तो मियोसिस कहाँ हुई थी। अब हम बात करते हैं अभी जो बताया पीएस सेल, डायरेक्ट या इसके डिवीजन से जो सेल बनती है उन्हें कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब डिवीजन हुई थी तब वहाँ पर बना था माइक्रोस्पोर। और जानते हैं मियोसिस से हुआ था, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड थी और माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड होता है। तो पहले डिवीजन में 2 बन गई हैप्लॉयड, फिर उनसे 2 बन गई, एक दोनों से एक एक। तो कुल मिला के मियोसिस जिस सेल में हुई वो है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी ये बी ऑप्शन सही हो गया। ऐसे मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई थी, इसी के साथ उसको भी जान लीजिए। कहा जाता है कि मेगास्पोरोजेनेसिस में किस में मियोसिस हुई थी, तो मेगास्पोर मदर सेल में। अब आते हैं 7th क्वेश्चन। फ्रॉम एमंग द सेट्स ऑफ टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गाइनोसियम। गाइनोसियम मिडिल या सेंट्रल या इनर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर है। फिर से ध्यान दीजिए, कहा आउटर से इनर में जाएं तो कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। और गाइनोसियम की यूनिट को आपने पिस्टिल कहा था, और पिस्टिल के पार्ट आपको ऑलरेडी पता हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, उसके नीचे स्टाइल, फिर उसके नीचे ओवरी होती है। अब ओवरी के अंदर का भी पार्ट इसमें चूंकि मेंशन कर दिया, तो ओवरी के अंदर आप जानते हैं ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसाइक है। तो ये टर्म जहाँ पर आते हैं उसको आप सही मानेंगे। हमने स्ट्रक्चर इसलिए बता दिया कि जान जाए कौन सही है क्यों सही है। तो पहले आ गया इसमें स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियोसाइक एंड प्लेसेंटा, ये सब गाइनोसियम से रिलेटेड हैं। तो ये तो सही हो गया, दूसरा भी सही हो सकता है अगर ये क्वेश्चन सही नहीं होगा तो ये तो सही इसमें सब मिल गया। दूसरा थैलेमस आता है, तो थैलेमस पार्ट ही नहीं गाइनोसियम का, जबकि अदर तीनों पार्ट हैं। तो थैलेमस के नाते ये गड़बड़ हो गया, इसमें घपला कर दिया, गलत हो गया। ऐसे ओव्यूल, ओवरी, एम्ब्रियोसाइक, ये तो लगता है सही है लेकिन इसमें टैपेटम के नाते गड़बड़ हो गया। ऐसे अगला है ओव्यूल स्टेमेन, यहाँ पर स्टेमेन ने गड़बड़ी कर दी। तो इस तरह से आपका आंसर ए तो सही है, लेकिन क्यों सही है उसको हमने बताने का प्रयास किया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन एन ओव्यूल आर। ओव्यूल में इनर से आउटर साइड में जो नाम लिखे गए हैं इसमें आपको बताना है कौन सही सीक्वेंस में है और कौन से उसी से ही रिलेटेड है। कभी कभी दूसरे पार्ट का नाम दे दिया जाता है। तो बात करते हैं एग, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसाइक। दिक्कत आ गई भैया, एग कहाँ रहता है जरा ध्यान दीजिए। एग रहता है एम्ब्रियोसाइक में और एम्ब्रियोसाइक रहता है न्यूसेलस में बनता है। तो इस तरीके से ये यहीं पर उल्टा इसकी वजह से हो गया। अब सेकंड पर आते हैं एग। एग कहाँ है? एम्ब्रियोसाइक में, यानी एग के अंदर हो गया, उसके बाद एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक कहाँ है? न्यूसेलस में, और न्यूसेलस इज कवर्ड बाय द इंटीगुमेंट। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर सही लग रहा है, ये बी पार्ट। एग है, एग कहाँ है? एम्ब्रियोसाइक में, या कह एग के बाहर एम्ब्रियोसाइक है, और एम्ब्रियोसाइक के बाहर क्या है? एम्ब्रियोसाइक इज सराउंडेड बाय द न्यूसेलस एंड न्यूसेलस इज कवर्ड बाय इंटीगुमेंट। क्योंकि जानते हैं ओव्यूल की कवरिंग जो होती है उसको इंटीगुमेंट कहते हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9th। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो दोज द ऑप्शन दैट आर ट्रू आर ए टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। इसमें बताना है जो नीचे पार्ट दिए गए, स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसी में से आपको चूज करना है ट्रू फॉर ए टिपिकल गैमेटोफाइट। यानी फ्लावरिंग प्लांट में जो गैमेटोफाइट है उसके लिए इसमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा राइट है ये बताना है। चलिए अब स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी, पहला ऑप्शन है। और दूसरा है इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटीगुमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस, इट हैज एन एग apparatus सिचुएटेड एट द चलाजल एंड। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन कौन सा सही लगा? 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, ये ऑलरेडी आपने जाना है, तो पहला तो सही हो गया ये। और फिर इसके बाद इट इज़ फ्री न्यूक्लियर,
फ्री न्यूक्लियर का मतलब है सेल में न्यूक्लियर डिवीजन होता रहता है लेकिन सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, बहुत सी न्यूक्लियस बन जाते हैं तो इस तरीके बाद में सेल में कन्वर्ट होते, इसे कहते हैं फ्री सेल फॉर्मेशन। तो इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ये भी बात हो गई इससे रिलेटेड, सही। इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड द इंटीगुमेंट बट आउटसाइड द न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर रहता है, इसलिए ये बात गलत हो गई। अब फोर्थ पर आते हैं, इट हैज़ एन एग अपरेटस सिचुएटेड एट द चैलाजल एंड। ये भी गड़बड़ हो गया, क्यों? क्योंकि आपको पता है एम्ब्रियो सैक के अंदर जो कैलाजल एंड की तरफ 3 सेल्स होती हैं उनको एंटीपोडल सेल्स या एंटीपोडल्स कहा गया था। ये माइक्रोपाइल की तरफ होता है एग अपरेटस, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। तो दोनों सही हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का मतलब ये सी ऑप्शन आपका राइट हो गया। ऐसे अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन पर। ऑटोगैमी कैन अकर इन ए चेस्मोगैमस फ्लावर इफ। ऑटोगैमी आपको ऑलरेडी पता है, चेस्मोगैमस भी पता है, जो खिलते हैं 2 टाइप के पता है, क्लिस्टोगैमस जो खिलते नहीं है, चेस्मोगैमस जो खिलते हैं। ऑटोगैमी कैन अकर इन ए चेस्मोगैमस फ्लावर इफ, किस कंडीशन में, को खिलता भी है लेकिन ऑटोगैमी हो, दूसरे प्लांट से या दूसरी वेराइटी से इस पर पालन ग्रेन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये है पालन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल। अगर ऐसा होगा तो ये अपोजिट है, दोनों को साथ में मैच्योर होना ही चाहिए। सेकंड है ओव्यूल मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ पालन, ये भी डिफरेंस टाइम है, दोनों का अलग अलग हो गया। एक में पालन को मेल को पहले मैच्योर बताया, दूसरे में फीमेल को बताया, जबकि साथ होना चाहिए, इसलिए पहला दूसरा गलत हो गया। सी है बोथ पालन एंड ओव्यूल्स मैच्योर साइमल्टेनियसली, बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो कभी कभी होता है सेम टाइम मैच्योरिटी तो होती है लेकिन दोनों की पोजीशन ऐसी होती है। ये एक तरीके से थोड़ा सा सही लग रहा था, गड़बड़ी ये गई, एक समय भी होगा। लेकिन जैसे आपने हेट्रोस्टाइली एक कंडीशन पढ़ी है कि स्टिग्मा और पालन ग्रेन एंथर में होता है, तो स्टेमन और स्टिग्मा की स्ट्रक्चर ऐसी है कि उसमें ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं हुआ। तो आ जाते हैं जो राइट है, दैट इज डी, बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड शुड बी मैच्योर साइमल्टेनियसली। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से जो करेक्ट हो उसको आपको चूज करना है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एक्सिबिट ऑटोगैमी, एकदम सही लग रहा है, इसलिए सही लग रहा है। क्लिस्टोगैमस का मतलब जो फ्लावर खिलते ही नहीं हैं, यानी सेपल पेटल जो एसेसरी पार्ट है उससे रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन और पिस्टिल पूरी तरीके से कवर्ड रहते हैं। कवर्ड होने की वजह से इसमें बाहर से पालन ग्रेन के आने के चांसेज बनते ही नहीं हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्जेलिस है या अरेकिस हाइपोजिया, जिसको आप मूंगफली कहते हैं, ऑक्जेलिस को खट्टी बूटी भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें केवल क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऑलवेज एक्सिबिट ऑटोगैमी, उसका रीजन क्या है, ये क्लिस्टोगैमस है, मेन टर्म ये है। चलिए आंसर तो आपका मिल गया, आगे देख लेते हैं दूसरे जो दिए गए हैं क्यों गलत हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एक्सिबिट जिटोनोगैमी, सही नहीं है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर एक्सिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। चेस्मोगैमस फ्लावर नेवर एक्सिबिट ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी ऐसा ज़रूरी नहीं है, दोनों टाइप का चांस है, तो आप पहले मान लीजिए सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये है 12th। अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूसेस लाइट नॉन स्टिकी पालन इन लार्ज नंबर एंड इट्स स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड फेदरी, दीज मॉडिफिकेशंस फैसिलिटेट पॉलिनेशन। भाई आप इशारा समझ गए होंगे, ये जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है उन्हीं में होता है, तो ये सी ऑलरेडी सही है। क्यों विंड पॉलिनेटेड में होता है, ऑलरेडी हमने चर्चा किया है। लाइट होनी चाहिए क्योंकि दूर तक जाना है, हल्के होंगे दूर तक जाएंगे। नॉन स्टिकी होने का मतलब बीच में कहीं फंस न जाए, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से चिपक न जाएं। और फेदरी होने का मतलब उड़ने में इनके हेल्प हो सके, आसानी से पहुंच सकें। आगे आते हैं 13th क्वेश्चन पर। फ्रॉम एमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। चलिए टाइम शायद ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मोनोसियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डायोसियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल एंड फीमेल फ्लावर। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, चलिए बी को बता देते हैं, ये राइट आंसर
ये कर लीजिए, इसमें कुछ समझना नहीं है, जान जाएंगे ऑलरेडी। इसी तरीके से 14th क्वेश्चन में आते हैं। इन ए फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो साइक द हैप्लॉयड, डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स आर। जब एम्ब्रियो साइक है उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर, जब आपने डबल फर्टिलाइजेशन की बात की थी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तो उसमें आपने जान लिया था हैप्लॉयड कौन होता है, जो मियोसिस से बने हैं। डिप्लॉयड का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाएगा, जो बाद में बनेगा, नहीं तो डिप्लॉयड सेल जो ऑलरेडी थी वो, और एंडोस्पर्म बनने में ट्रिप्लॉयड कंडीशन आई थी। तो यहाँ पर सिनर्जिड, जाइगोट, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है ये एग्जाम्पल हो गया ट्रिप्लॉयड का, जाइगोट हो गया डिप्लॉयड का, सिनर्जिड हो गया हैप्लॉयड का। तो ये तीनों कंडीशन इसमें दिख जाती है। तो आप कह सकते हैं कि 14th में ये ऑप्शन सही है पहला, इसमें हैप्लॉयड भी है, डिप्लॉयड भी है और ट्रिप्लॉयड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन पर आते हैं, और ये है इन एन एम्ब्रियो साइक द सेल दैट डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर। तो जानते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में कई चेंजेज आते हैं, और उन्हीं चेंजेज में कुछ ख़त्म हो जाते हैं, कुछ का डेवलपमेंट होता है। हमने एक हेडिंग लेकर के बताया था कि चेंज इन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेपल ख़त्म हो जाएगा, पेटल ख़त्म हो जाएगा, स्टेमन ख़त्म हो जाएगा, और कार्पेल में स्टिग्मा स्टाइल सूख जाती है, ओवरी फ्रूट बनती है, ओव्यूल में कई चेंजेज आते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कौन से चेंजेज हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद ख़त्म होने वाले हैं। तो सिनर्जिड एंड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, इसमें लफड़ा है, गलत इसलिए हो गया, एंडोस्पर्मिक सेल से ही जा करके एंडोस्पर्म बनता है, इसलिए ऑप्शन गड़बड़ हो गया। और दूसरे पर आते हैं सिनर्जिड एंड एंटीपोडल्स, इनको तो ख़त्म होना ही होना है, इसलिए इसमें दोनों सही है और कोई सही के चांस तो नहीं है। एंटीपोडल्स एंड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, यहाँ भी गड़बड़ी आ गई, एंडोस्पर्मिक सेल फिर दे दिया। एग एंड एंटीपोडल, एंटीपोडल तो सही है, लेकिन एग इसमें लफड़ा हो गया क्योंकि इसी से बाद में जाइगोट का फार्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो इसमें भी गड़बड़ी आ गई। 16th क्वेश्चन पाते हैं। व्हाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोसियस प्लांट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड नॉट बी रिलेवेंट, इसमें कौन सा सही नहीं है। तो आप यहाँ पर ये देख लेंगे, बैगिंग फीमेल फ्लावर, डस्टिंग ऑफ पालन ऑन स्टिग्मा, इमैस्कुलेशन, कलेक्शन ऑफ पालन। तो कलेक्शन ऑफ पालन तो करना हमेशा कहीं न कहीं से लेंगे, डस्टिंग भी करते हैं, बैगिंग भी करते हैं, लेकिन ये चाहे वो मोनोसियस हो चाहे डायोसियस हो, दोनों की केस में ये करना तो पड़ता है, जो 3 स्टेप हैं। लेकिन इसमें जो खास करके है इमैस्कुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो डायोसियस है तो या तो मेल होगा या फीमेल, जब दोनों एक में रहते हैं तभी इमैस्कुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। चूँकि इसमें एक ही पार्ट ऑलरेडी है, इसलिए इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो रेलिवेंट दिया गया है ये सबसे अलग इमैस्कुलेशन है। चलिए ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम 17th। इन द एम्ब्रियोज ऑफ एन टिपिकल डाइकाट ग्रास ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स आर। होमोलॉगस स्ट्रक्चर और एनालॉगस स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उससे कोरिलेट कर लेंगे। होमोलॉगस उसे कहते हैं जो स्ट्रक्चर में ओरिजिन में सेम होते हैं लेकिन एक्सटर्नल फीचर में डिफरेंस होते हैं। तो इस तरीके से इसमें आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन सी को बताते हैं, कार्टिलेडन एंड स्क्यूटेलम। तो कार्टिलेडन ये फूड का स्टोरेज करता है, और यहाँ पर फूड का स्टोरेज मोनोकार्टिलेडनस में यही जो एंडोस्पर्म होता है फूड का स्टोरेज करके स्क्यूटेलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक दूसरे के होमोलॉगस स्ट्रक्चर हो गई। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स वेयर इन पार्ट्स ऑफ सेक्सुअल apparatus इज यूज्ड फॉर फार्मिंग एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। बहुत ही चर्चित टर्म है, इसको आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप कैसे हो, 2-3 टर्म आए हैं। फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट का बनना, फर्टिलाइजेशन के बिना एम्ब्रियो का बनना। तो एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को ऑलरेडी आप जानते हैं, इसको कहा गया है एपोमिक्सिस। और जो इससे प्लांट बनते हैं उनको हम कहते हैं एपोमिक्टिक प्लांट्स, और प्रोसेस को कहते हैं एपोमिक्सिस। तो डेफिनेशन में ही आपने इसको जान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 19th। इन ए फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगास्पोर विदाउट अंडरलाइंग मियासिस एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक इट न्यूक्लियाई वुड बी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कैसा होगा, मियासिस नहीं होगी
तो क्या होगा, मियासिस से हैप्लॉयड हो जाता है, तो अगर नहीं होगा तो ये डिप्लॉयड रह जाएगा। तो यहाँ पर डिप्लॉयड का ऑप्शन ये है, ये सही हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनामिनन वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी हमने ऊपर की बात की थी, शायद 18th क्वेश्चन था। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो बनता था तो आपने एपोमेक्सिस कहा। ऐसे विदाउट फर्टिलाइजेशन जनरली फ्रूट नहीं बनते हैं, अगर बनते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोकार्पी, ये आप पहले से जान चुके हैं। और ऐसे फ्रूट्स को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं, अब ये चैप्टर ख़त्म होता है, दूसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहले टाइम पर विचार कर लेते हैं, कितना टाइम हुआ। यह समय ज़्यादा हो गया है एक वीडियो के लिए, नहीं तो आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। तो चूंकि ये चैप्टर हो गया, अगले चैप्टर का दूसरे वीडियो में बताते हैं। तो इतना पहले तैयार कर लीजिए, इसमें कुछ छोड़ना नहीं, समझते हुए आंसर जानना है। ये नहीं कि इसको आंसर जान गए काम ख़त्म। तो अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के MCQ की बात करेंगे। तब तक के लिए विराम लेते हैं। धन्यवाद।